बच्चों आज हम लोग अगला टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है स्थिर वैद्युत परिरक्षण, यानी जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का अर्थ क्या है कि हमारे पास स्पेस में कोई एरिया, फ्री स्पेस में कोई एरिया है और हम चाहते हैं कि इस एरिया पर किसी भी एक्सटर्नल फील्ड का, ये जो यहाँ पर आपके पास कोई फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी असर इस पर ना पड़े। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम इसको सुनिश्चित करते हैं, जिस विधि से हम इसको सुनिश्चित करते हैं कि जो एक्सटर्नल फील्ड से स्पेस का, फ्री स्पेस का ये एरिया जो है, ये एरिया अप्रभावित रहे, स्पेस का ये एरिया अप्रभावित रहे, उस मेथड को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यानी कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको डिफाइन करने की बात आए कि हम किस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की घटना को ही स्थिर वैद्युत परिरक्षण यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। तो बच्चों ये कैसे की जाती है? कल आपको याद होगा जिस समय पर हम लोग प्रॉपर्टी जो कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने कहा था मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, तो इस कंडक्टर के अंदर जो ई की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कितनी होती है? 0 होती है, नो मैटर कि बाहर कितना स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो हम जिस किसी भी एरिया को या जिस किसी भी वस्तु को कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करना चाहते हैं, जिसका कि हम स्थिर वैद्युत परिरक्षण करना चाहते हैं, तो हम एक काम कर सकते हैं कि यदि हम उसको किसके अंदर रख दें, यदि हम उसको इस कवर के अंदर रख दें, ये जो यहाँ पर आपके पास मेटेलिक कवर है, ये जो यहाँ पर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ कवर है, इसके अंदर यदि हम किसी वस्तु को रख दें, तो बच्चों ये जो वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, इस वस्तु पर कोई भी प्रभाव इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर यहाँ पर है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी बच्चों, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से किसी भी वैद्युत उपकरण की जो कि विद्युत क्षेत्र को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है करने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं? उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करने के लिए हम उसको किसी मेटेलिक कवर के अंदर, हम उसको किसी धातु से बने हुए कवर के अंदर, चालक पदार्थ से बने हुए कवर के अंदर रख सकते हैं। तो उस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो मैटर कि बाहर का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रांग हो, कितना ही स्ट्रांग फील्ड हो, ये इसके भीतर रखी हुई वस्तु इससे अप्रभावित रहेगी। ठीक है ना, तो इसको बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। और ये जो कवर है, ये जो खोल है जिसके अंदर आपने इस उपकरण को रखा हुआ है, इसको बच्चों में फैराडे केज बोलते हैं, फैराडे केज। फैराडे वैज्ञानिक का नाम है, केज यानी पिंजरा, फैराडे का पिंजरा या फैराडे का कवच। ठीक है, इसके अंदर रखा हुआ कोई भी जो विद्युत उपकरण है वो कितना ही संवेदनशील क्यों ना हो, वह बाह्य विद्युत क्षेत्र से क्या रहता है? सुरक्षित रहता है, वायु विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको हम अर्थ करते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ करने पर ये भी जो है एक दीवार की भांति काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से पार नहीं जाने देता। जब पहले हमें अब दो स्थितियों में इसको समझते हैं, पहली स्थिति में वो डिस्कस करने जा रहे हैं जब हमने इसको अर्थ नहीं किया हुआ है, और फिर दूसरी स्थिति में हम समझेंगे जब इसको हमने अर्थ किया हुआ है तब क्या होगा। दोनों स्थितियों को हम लोग देखते हैं। सपोज बच्चों यहाँ पर इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इसकी निकट की ओर जो पृष्ठ है उस पर क्या प्रेरित हो जाता है, क्या इंड्यूस हो जाता है? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और इसके अपोजिट साइड में इतना ही, जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा उतना ही बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। फाइन, तो अगर आप ये मान करके चलें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आ रही थी, इस तरह से आ रही थी, तो इसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ तो E बराबर क्या है? 0 है। लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक नहीं कर पाता है। ये जो यहां पर आपके पास ये अपने यहाँ पर कंडक्टर रखा हुआ है, ये कंडक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक नहीं कर पाता। इसके अंदर तो 0 कर देता है, लेकिन इसके बाद फर्दर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इस तरह से कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं वॉल की तरह से काम करे, एक दीवार की तरह से काम करे, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीटली ब्लॉक कर दे। तो कंप्लीटली ब्लॉक करने का तरीका बच्चों ये है कि ये जो हमारे पास मेटेलिक ब्लॉक है, इस मेटेलिक ब्लॉक को हम यहाँ पर अर्थ कर दें, इसको हम
पृथ्वी से जोड़ दे, भू संपर्कित कर दे। तो अब क्या होगा बच्चों कि यहां पर आपने एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इस ओर आएंगी, इसमें एंटर करेंगी, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा पाएगी क्योंकि ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर E इक्वल टू 0 हो गया। अब बच्चों यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस वायर से होता हुआ कहां चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। तो इस तरह से जो यहां पर जो फील्ड इसके आगे कंटिन्यू हो रहा था उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह से अगर हम चाहें तो किसी मेटेलिक ब्लॉक को यानी किसी चालक पदार्थ के टुकड़े को हम इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीटली ब्लॉक कर देने, अपने से आगे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को न जाने दे, ठीक है ना। तो बच्चों कल की क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने बात करी थी कि हम कंडक्टिविटी के बेसिस पर ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के पदार्थों को हमने कहा था उनको हम लोग चालक पदार्थ यानी कि कंडक्टर्स कहते हैं, और दूसरे प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं यानी कि अचालक पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था कि अचालक पदार्थों में भी एक विशेष कैटेगरी होती है कि जब उन्हें हम लोग वाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर बच्चों क्या करते हैं, वाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर वो विद्युत गुणों को या विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे पास पदार्थ होते हैं, इस प्रकार के पदार्थों को हम लोग परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मोम है, अभ्रक है, कागज है, तेल है, ये सब किसके उदाहरण है, सारे के सारे पदार्थ परावैद्युत पदार्थों के उदाहरण हैं जो सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जब वाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज एक्वायर कर लेते हैं, फाइन। तो ये बच्चों परावैद्युत। अब परावैद्युत कितने प्रकार के होते हैं, परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं बच्चों परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के परावैद्युत पदार्थों को हम लोग अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर, ये कहलाते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और दूसरे प्रकार के बच्चों ये कहलाते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक। चलिए बच्चों एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। हम लोग बात करते हैं अध्रुवीय परावैद्युत हम लोग किन्हें कहते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी परमाणु या अणु जो हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं, वो मूलतः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों से मिलकर के बने होते हैं और न्यूट्रॉनों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। तो परमाणु के भीतर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो तो उनके नाभिक के भीतर होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनकी कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और परमाणुओं के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अणु या मॉलिक्यूल हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों वे पदार्थ जिन पदार्थों में आपके पास जितने नेगेटिव चार्ज हैं, जितने ऋणावेश हैं और जितने धनावेश हैं, उन सबके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उन सबका जो केंद्र है, उन सबका केंद्र कॉमन होता है, जहां पर कोइंसाइड करते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये आप एटम या मॉलिक्यूल जो भी लेकर के चल रहे हैं, ये उसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और इसके चारों ओर जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से इसका जो सेंटर होता है, अगर आप इसका पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो वो भी यहीं पर आएगी। और दूसरी बात हम जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन्स के फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब कॉन्साइड करेंगे तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब बच्चों आप समझिए कि आपके पास एक ये प्लस और माइनस कॉन्साइड कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर हैं, तो ये डाइपोल नहीं कहलाएगा। डाइपोल नहीं कहलाएगा तो इसका डाइपोल मूवमेंट निकालने की अगर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे Q इंटू 2L, 2L की जगह पर क्या आ जाएगा,
जीरो आ जाएगा, क्योंकि डाइपोल ऐसा डाइपोल है जिसमें प्लस और माइनस चार्ज दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, यानी दोनों कोइंसाइड करते हैं। फाइन, तो ये इस प्रकार का डाइपोल, हर एटम इसमें इस प्रकार का डाइपोल, अगर हम कहें डाइपोल है तो हम कहेंगे ऐसा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है, अर्थात ये डाइपोल नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये बच्चों, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वे पदार्थ होते हैं जिनका जो धनावेश और ऋणावेश दोनों का जो केंद्र होता है वो संपाती होता है, दोनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। फाइन, जिसकी वजह से उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती है और इस वजह से वो डाइपोल बिहेवियर शो नहीं करते, यानी उनके अंदर कोई भी डाइपोल जैसी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। ठीक है ना। जैसे बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, मान लिया हमारे पास H2, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। फाइन, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर के बनाते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिट होता है और उसमें वन इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, वन इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। तो बच्चों ये क्या हो गया, अब इस प्रकार से यहां पर एक जो आपके पास H2 मॉलिक्यूल बना, इसमें स्टेबिलिटी कैसे आई, स्टेबिलिटी आई इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर कर लिया और ये जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया ये इनके ठीक सेंटर में है, तो ना इधर की तरफ है ना इधर की तरफ, तो इसके ऊपर ना कोई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब नेगेटिव चार्ज नहीं है तो कोई नेट पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये कैसा है, यहाँ पर ये नॉन पोलर है। किस प्रकार का परावैद्युत है, अध्रुवीय परावैद्युत हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर अध्रुवीय परावैद्युत को परिभाषित करने की कहीं पर बात आए बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र एक ही होता है अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं, अर्थात इनके अणुओं पर कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है और बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर, ठीक है, वो किस प्रकार से इनमें विद्युत आघूर्ण प्रेरित होता है उसको हम अभी आगे समझेंगे। लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना होता है, वो शून्य होता है। यानी इनके धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, जिसकी वजह से नेट चार्ज इन पर जीरो होता है। ठीक है, तो बच्चों दूसरे प्रकार के जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनको हम लोग ध्रुवीय परावैद्युत या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के केस में क्या होता है बच्चों कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और जो हमारे पास निगेटिव चार्ज है उसके जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड नहीं करते, मींस उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। तो अगर आप इस ये जो हमने यहाँ पे पिक्चर लिया था, इसको एनालॉजी लेकर के हम इसके लिए एक पिक्चर बनाए, तो हम ये कह सकते हैं कि सपोज ये आपके पास निगेटिव चार्ज है, तो अब जो है आपके पॉजिटिव चार्ज इसके सेंटर में नहीं होगा, इट विल बी समवेयर हियर लाइक दिस, इस प्रकार ये यहां पर होगा। तो आप देख रहे हैं इसके सेंटर में नहीं है, तो सेंटर में ना होने का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये वाला जो हिस्सा है आपके पास, इस वाले हिस्से में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और जो निगेटिव चार्ज का सेंटर आएगा वो कहीं इसके सेंटर की साइड इधर आएगा, तो ये निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ कहीं पर आ जाएगा। ठीक है ना, इस पूरे के पूरे चार्ज का जब आप सेंटर निकालेंगे, गुरुत्वीय केंद्र निकालेंगे, ये इनके बीच का क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब ये डाइपोल फॉर्म हो गया, ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। तो इस प्रकार का जो डाइलेक्ट्रिक होता है बच्चों, इस प्रकार के डाइलेक्ट्रिक को हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, जिसमें निगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पर नहीं होता है, बल्कि उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे HCl, H और Cl है ना। HCl की अगर हम बात करें कैसे इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, कैसे बॉन्ड बनता है, जरा उसको समझते हैं। तो H का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है बच्चों, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अगर इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, यानी इस प्रकार का बॉन्ड फॉर्म हो, H और एक इलेक्ट्रॉन का बीच में साझा हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया HCl। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां पर क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा होती है। मतलब ये जो यहाँ पर पेयर, जो यहाँ पर इनका कॉमन जो शेयरिंग पेयर है, वो यहाँ पर रहने का स्लाइटली किधर की तरफ खिसक जाता है, ये स्लाइटली इधर की तरफ खिसक जाता है, इस क्लोरीन की तरफ। तो इसकी वजह से बच्चों इस वाले हाइड्रोजन एटम पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी ये इस तरह की स्थिति बन जाती है, H डेल्टा प्लस और Cl डेल्टा माइनस। तो ये बच्चों एक क्या बन गया,
ये बच्चों यहाँ पर एक डाइपोल बन गया। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ये जो इसके ऊपर स्लाइटली डेल्टा प्लस चार्ज है इनटू इन दोनों एटम्स के बीच का, इन दोनों अणु के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। और इस तरह के जो हमारे पास परावैद्युत होते हैं, इस तरह के जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, इनको हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। बच्चों अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर हम परावैद्युत पट्टिका को रखते हैं तो उस परावैद्युत पट्टिका का व्यवहार किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कि अध्रुवीय परावैद्युत पट्टिका अगर हमारे पास है, अगर हमारा अध्रुवीय परावैद्युत को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, इसको जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ये एक अध्रुवीय पदार्थ की बनी हुई एक पट्टिका है, एक प्लेट है इस प्रकार से, और इसमें ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं जिन मॉलिक्यूल से मिलकर के पट्टिका बनी हुई है। इस प्रकार से, और ये इसके प्लस और माइनस चार्जेस हैं जो भी एक ही पॉइंट पर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि इसमें बाहर से भी कोई फील्ड नहीं लग रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि जब बाहर से कोई फील्ड नहीं लगता है अध्रुवीय पदार्थ में, यानी जब E एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 है, उस समय पर ये इस प्रकार से होता है। यानी इसका नेट जो डाइपोल मोमेंट है वो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। यानी डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, क्योंकि डाइपोल की तरह बिहेव कर ही नहीं रहा है। फाइन, अब मान लीजिए हमने बाहर से एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, ई एक्सटर्नल एक फील्ड हमने ये लगा दिया, तो उस फील्ड का क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, वो जरा हम यहां पर समझते हैं। तो बच्चों, उस फील्ड के लगाने की वजह से ये पट्टिका है, इस पट्टिका के हर मॉलिक्यूल के अंदर, ये पहला मॉलिक्यूल है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा इधर की ओर, और जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो अपोजिट टू फील्ड यानी इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा ही हर मॉलिक्यूल के साथ होगा। ये हर मॉलिक्यूल के साथ जितने भी मॉलिक्यूल इसके अंदर हैं, इस प्रकार से इसी प्रकार से ये लास्ट रो के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इस प्रकार से। ठीक है, तो बच्चों अब यहां पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये प्लस और माइनस के बीच कितनी कम होती है कि एक दूसरे को मिलकर न्यूट्रल कर देते हैं। ये न्यूट्रल हो गए। इसी प्रकार से ये और ये इनके बीच की डिस्टेंस इतनी कम हो जाती है कि ये भी मिलकर के एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो बच्चों, ये जो प्लेट की लेफ्ट हैंड साइड है इसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर आप इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा पी से दिखाएं तो ये माइनस सिग्मा पी, और इधर क्या हो जाती है? प्लस सिग्मा पी। यानी यहाँ पर जो यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज है उसकी डेंसिटी को हम सिग्मा पी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये वाली साइड पर नेगेटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज। तो यानी ये इस प्रकार की स्थिति हो गई, अगर मैं इसको और नीचे दिखाऊं फील्ड के अंदर रखने पर, कि जब हमने इसको फील्ड में रखा तो फील्ड में रखने पर इसकी एक साइड पर नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड पर इतना ही क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यानी ये क्या बन गया? डाइपोल बन गया। क्या बन गया? डाइपोल बन गया। और डाइपोल जब ये बना तो जब इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से चार्ज लेफ्ट और राइट साइड में आ गए तो इसके अंदर एक फील्ड इंड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये तो एक्सटर्नल फील्ड है और ये डायरेक्शन किसकी है? इंड्यूस्ड फील्ड ईपी। तो बच्चों, इस डाइपोल के अंदर अब जो ये पोलराइज हो गया
आपके पास अध्रुवीय परावैद्युत जो था पोलराइज हो गया, और इसके अंदर आप जो रिजल्टेंट फील्ड इसके अंदर हो जाएगा, इसके अंदर E इज इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस EP, यानी इसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान घट जाएगा, और घटकर कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू E एक्सटर्नल माइनस EP। नटसेल में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी अध्रुवीय परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये पोलराइज हो जाता है, और इसके भीतर विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है, और विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाता है, E एक्सटर्नल यानी बाहर से लगाया गया विद्युत क्षेत्र ऋण माइनस इसके भीतर प्रेरित हुआ विद्युत क्षेत्र। बच्चों हम देखते हैं जो ध्रुवीय परावैद्युत है ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। सबसे पहले बच्चों जैसा हमने आपको बताया ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है कि जो इनके धनावेश और ऋणावेश होते हैं इनके केंद्र संपाती नहीं होते, यानी हर जो मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर हर मॉलिक्यूल अपने आप एक डाइपोल होता है, ठीक है, यानी हर मॉलिक्यूल का अपना एक डाइपोल मूवमेंट होता है, फाइन। लेकिन बच्चों दिक्कत क्या है कि हर मॉलिक्यूल के डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अलग अलग है, कोई इनकी एक निश्चित दिशा, कोई भी जो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो एक ही दिशा में नहीं, सब अलग अलग दिशाओं में अभिविन्यस्त है। तो इसकी वजह से जब इसका नेट डाइपोल मूवमेंट निकाला जाता है तो नेट डाइपोल मूवमेंट बच्चों इसका 0 होता है जब हमने बाहर से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, ठीक है। लेकिन बच्चों जब हम बाहर से विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो क्या होगा उसको समझने के लिए जरा हम फिर से पीछे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर ये कोई डाइपोल है इस प्रकार से, और इसको यदि हम किसी वायु विद्युत क्षेत्र में इसको रखते हैं क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना करके, तो बच्चों आपको पता था, हमने वहां पर बताया था आपको कि इस पर एक क्या काम करता है, इस पर एक टॉर्क काम करता है जो इसको घुमाकर कहां लाने का प्रयास करता है, क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, PE sin थीटा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से बच्चों जब हम बाहर से फील्ड लगा देते हैं तो इनमें से हर एक जो आपके पास मॉलिक्यूल है, हर एक जो यहाँ पर डाइपोल है, वो डाइपोल किसमें होता है बच्चों, वो डाइपोल होता है एक एक्सटर्नल फील्ड में, और हर डाइपोल पर इसी तरह का क्या काम करता है, इसी तरह का एक टॉर्क काम करता है जो घुमाकर इसको एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे हम फील्ड की वैल्यू बढ़ाते हैं तो टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ती है, और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कि हम हल्का सा फील्ड लगाएंगे तो सारे घूम के क्षेत्र की दिशा में आ जाएंगे, फील्ड की वैल्यू कम होगी तो कुछ आएंगे, और जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो इसके डायरेक्शन में आने वाले या इसकी डायरेक्शन के साथ अलाइन होने वाले जो डाइपोल्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि जब हमने बाहर से एक्सटर्नल फील्ड लगाया, और एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं मान लीजिए वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तब क्या होगा, लेट्स सी, ठीक है। तो बच्चों ये हमने यहां पर एक फील्ड लगा दिया, और ये आपके पास परावैद्युत ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका है, ये इसके अंदर अलग अलग इसके मॉलिक्यूल्स हैं जो एक डाइपोल हैं। जब हमने इसमें एक्सटर्नल फील्ड में इनको रखा तो हम यहां पर ये बात कर रहे हैं कि ये मान लीजिए घूमकर इनकी दिशा इस प्रकार से हो गई, ठीक है ना, यानी इनकी सबकी दिशा इधर की ओर हो गई। इसी प्रकार से ये और दिखा दे रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये घूम गए। अब आप देख रहे हैं ये माइनस और प्लस एक दूसरे के निकट हैं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाली प्लेट है ये बच्चों नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये एक्सटर्नल फील्ड है, ई एक्सटर्नल, ठीक है ना, ई एक्सटर्नल, ये जो आपने लगाया हुआ है। बच्चों जब ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा प्लेट का ये हिस्सा, तो इनके बीच एक क्या काम करने लगेगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईपी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, प्रेरित हो जाएगा इस प्रकार से। तो बच्चों अब इसके अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड होगा हम जानते हैं E इज इक्वल टू, क्योंकि वेक्टर राशि है तो वेक्टर सम के बराबर होगा, ई एक्सटर्नल और ईपी के वेक्टर सम के बराबर होगा। तो जब हम डायरेक्शन देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए इसके भीतर जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ईपी, ठीक है ना। ये इस प्रकार से किसी ध्रुवीय परावैद्युत के भीतर जो है हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत के भीतर किस प्रकार का और किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर एक नेट डाइपोल मूवमेंट गेन कर लेता है, एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है, और इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र का जो परिणामी मान है घट जाता है और कितना हो जाता है, वो हो जाता है ई एक्सटर्नल और ईपी के डिफरेंस के बराबर, ठीक है।